आजमगढ़ में आज सीएम योगी थे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने न सिर्फ फुल एक्शन मोड में दिखाई पड़े, बल्कि साफ शब्दों में बताया कि आजमगढ़ कैसे एक समय आतंक, अंडरवर्ल्ड और अपराध का पर्याय बना। इसके पीछे किसी और का नहीं, उन्हीं सरकारों का हाथ था जो खुद को सेक्युलर कहती थी, लेकिन पर्दे के पीछे डी कंपनी से हाथ मिला रही थी सरकार। ये किसकी तरफ इशारा किया योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा है, देखिए जरा। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे। जो शहर कभी अंडरवर्ल्ड की नर्सरी कहलाता था, जहां से निकलते थे दहशत के सौदागर, आज उसी धरती से उठ रही है एक ललकार, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ललकार। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। एक दौर था जब आजमगढ़ का नाम सुनते ही खतरे का साया मंडराने लगता था। बम धमाकों के तार, हवाला की सीक्रेट सुरंगें और धर्म की आड़ में अपराध, सबका सिरा बार बार आजमगढ़ से जुड़ता था। उसी आजमगढ़ में आज योगी ने एक्सप्रेसवे की सौगात दी। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले विकास की बजाय डी कंपनी को बढ़ावा देते थे, आज उन्हीं की नींव हिल रही है। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आजमगढ़ में सीएम योगी ने सिर्फ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि उन सियासतदानों को भी बेनकाब कर दिया जिन्होंने आजमगढ़ को अपराध की राजधानी बना दिया था। आजमगढ़ आखिर बदनाम क्यों था और क्यों योगी ने आजमगढ़ में अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया, ये जान लीजिए। दरअसल यूपी का आजमगढ़ एक समय अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था। कई बड़ी साजिशों की डोरें इसी जमीन से जुड़ती पाई गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के कई खास शूटर मददगार यहीं से निकले, जिनका खौफ पूरी दुनिया में बोला करता था। दिल्ली और मुंबई में हुए धमाकों के पीछे जब चेहरों की तलाश शुरू हुई, तो जांच की सुई बार बार आजमगढ़ की ओर घूम जाती थी। सऊदी अरब और दुबई समेत कई खाड़ी देशों से लिंक था। हवाला और फंडिंग की परछाइयां भी आजमगढ़ तक लौटती रही हैं। कुछ गांवों और मदरसों पर यह आरोप भी लगे कि यहां तालीम के नाम पर जिहाद का बीज बोया गया और युवाओं को गुमराही के रास्ते पर ढकेला गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आजमगढ़ की पहचान अब अंडरवर्ल्ड से नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल और एयरपोर्ट से हो रही है। योगी ने आजमगढ़ की धरती से यह भी क्लियर कर दिया कि अब अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसे जहन्नुम भेज दिया जाएगा। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। जिस जिले को गैंगवार, गोलियों और अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के लिए जाना जाता था, आज वहां एक्सप्रेसवे की रफ्तार मिल रही है। और ये सब मुमकिन हुआ है योगी के उस सख्त नेतृत्व से, जिसने वोट बैंक की राजनीति को ठोकर मारते हुए आजमगढ़ को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने अंडरवर्ल्ड पर ही अटैक नहीं किया, उत्तर प्रदेश की बेटियों और व्यापारियों पर बुरी नजर डालने वालों को भी एक फाइनल अल्टीमेटम दिया है। योगी ने सिर्फ अपराधियों को चेतावनी नहीं दी, बल्कि सीधे शब्दों में कहा कि जो सुरक्षा के लिए संकट बनेगा उसके लिए यमराज का टिकट कटेगा। योगी का अल्टीमेटम, अपराधियों का निकलेगा दम। जो सुरक्षा पर संकट, उसके लिए यमराज का टिकट।
यूपी में योगी राज आने के बाद से पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सूबे की योगी फोर्स हर शहर, हर गांव में मौजूद अपराधियों का चुन चुनकर सफाया कर रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज योगी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जो सुरक्षा पर खतरा बनेगा उसके लिए यमराज का टिकट तैयार है। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। सीएम योगी ने आजमगढ़ में जो बात कही उसे यूपी पुलिस लगातार चरितार्थ कर रही है। योगी फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, उन्हें लंगड़ा बनाकर सलाखों के पीछे धकेल रही है। योगी फोर्स ने एक दिन के अंदर 11 एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ साथ गाजियाबाद, फिरोजाबाद, ग्रेटर नोएडा और भदोही शामिल हैं। इनमें से कोई अपहरण और हत्या का आरोपी था, कोई कुख्यात बदमाश तो कोई चोर और लुटेरा, मगर यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ मुठभेड़ कर सबका हिसाब कर दिया। राजधानी लखनऊ में योगी फोर्स ने देर रात चोरों के शातिर गैंग पर अटैक किया। इस मुठभेड़ में चोरों के सरगना हिमांशु उर्फ संजू बाबा को पुलिस ने गोली मारकर लंगड़ा बना दिया, जिसके पास से पुलिस ने पिछले दिनों लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। गाजियाबाद में योगी फोर्स ने 2 जगहों पर एनकाउंटर किया, जिसमें कई शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। लोनी में अपहरण और हत्या का कुख्यात आरोपी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं और अब पुलिस इसके फरार साथियों की तलाश कर रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वहीं दूसरी मुठभेड़ गाजियाबाद के कविनगर इलाके में हुई, जहां पुलिस ने 16 जून को लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटे गए 4 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल असलहा भी बरामद हुआ है। फिरोजाबाद में भी 2 बड़े एनकाउंटर हुए। पहले मामले में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी अपराधी राजू को ढेर कर दिया। पुलिस को कई महीनों से इसकी तलाश थी। राजू ने 4-5 मार्च की दरमियानी रात को लूट के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी थी। टीम जब इसके पास में पहुंची, इसको आत्मसमर्पण का मौका दिया गया। इसके द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया। फिरोजाबाद में भी पुलिस को एक और कामयाबी मिली, जब 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 चोर घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा में गौकशी के इनामी अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई। नॉलेज पार्क के पास हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यह थाना नॉलेज पार्क के गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। ये तो महज 24 घंटे का लेखा जोखा है। पिछले 7 साल के योगी राज में ऐसे 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि सैकड़ों तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें दर्जनों अपराधी ढेर किए जा चुके हैं और सैकड़ों को लंगड़ा बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की, जिसे नैनी सेंट्रल जेल में फांसी घर की हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया। जेल में बंद अतीक के सभी गुर्गों की बैरक भी बदल दी गई और सभी पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अली अहमद की बैरक बदलने के पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में बताते हैं आप। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद के पास से नकदी मिलने के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जहां डिप्टी जेलर और वार्डन को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जांच बैठाई गई है, तो अली अहमद की बैरक को भी 24 घंटे के अंदर बदल दिया गया। जानकारी के मुताबिक अली अहमद को फांसी घर की हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया। बैरक की निगरानी के लिए 4 बंदी रक्षक बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ तैनात किए गए।
नैनी जेल में अतीक अहमद के 24 से ज्यादा गुर्गे बंद हैं और उन सभी गुर्गों की बैरक को भी अब बदल दिया गया है। अतीक के इन गुर्गों की एक साथ एक जगह मुलाकात पर भी अब रोक लगा दी गई है। साथ ही अतीक के इन सभी गुर्गों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। माफिया के जो गुर्गे हैं जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं, उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो नैनी सेंट्रल जेल में जो माफिया के गुर्गे बंद हैं, उनकी बैरकों की अदला बदली की गई है और इसके साथ साथ 24 घंटे वहां पर सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही जो बंदी रक्षक होते हैं उनको भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की क्राइम कुंडली की बात करें तो अली अहमद पर हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने का आरोप है। साथ ही अली पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का भी आरोप है। रंगदारी केस में अली ने 30 जुलाई 2022 को जिला कोर्ट में सरेंडर किया था और तभी से माफिया अतीक का ये बेटा जेल में बंद है। हाल ही में पुलिस ने अली अहमद को अतीक के IS 227 गैंग का लीडर घोषित किया था। दरअसल एक दिन पहले नैनी सेंट्रल जेल का DIG जेल ने औचक निरीक्षण किया और उन्होंने बैरकों की तलाशी के दौरान अली अहमद की बैरक से 1100 रुपये कैश बरामद किया, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। वहीं DIG जेल ने अधिकारियों को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है और इस बार सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को गिराने का प्रशासन ने नोटिस दिया। जैसे नोटिस सामने आया तो बुलडोजर एक्शन के डर से मस्जिद से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने खुद ही उसको तोड़ना शुरू कर दिया। संभल में प्रशासन ने पिछले एक हफ्ते में अवैध मजार हो, अवैध मस्जिद हो, अवैध मंदिर हो, अवैध दुकान हो या अवैध मकान, सबको मलबे में तब्दील किया। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 2 दिन पहले चंदौसी से अवैध रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने उसे खुद तोड़वाना शुरू कर दिया और अब ठीक ऐसी ही खबर वहां के असमोली इलाके से भी सामने आई, जहां सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को भी बुलडोजर के डर से खुद ही तोड़वाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद वहां करीब 50 सालों से है, जिसे अवैध तरीके से खलिहान की सरकारी जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने इसे गिराने का 3 दिन पहले नोटिस दिया था, जिसके बाद बुलडोजर के डर से मस्जिद के लोग खुद ही उसे तोड़वा रहे हैं। ये लगभग 50 साल के आसपास है। ये उन्होंने डीएम साहब ने कही थी कि उनसे बुला के आप वहाँ से मस्जिद हटा लें, तो ये हम वादा करें कि हम मस्जिद को अपने आप हटा लें। अतिक्रमण पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जहाँ भी अवैध इमारत होगी उस पर एक्शन भी होगा। आज जो के पक्ष हैं उनके द्वारा स्वतः ही कब्जा हटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी जगहों पे लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। संभल में सिर्फ एक मस्जिद या मजार नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है वहाँ वहाँ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। संभल के इन 6 तस्वीरों में बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 13 जून को अवैध मजार को बुलडोजर की मार से गिरा दिया गया। 13 जून को ही कृषि मंडी में कब्जा करके बनाई गई दुकानों पर पीले पंजे का प्रहार हुआ। 17 जून को बहजोई कस्बे में इस्लाम नगर चौराहे पर अवैध दुकानों और रास्ते में आ रहे एक मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 18 जून को अतिक्रमण कर बनाई गई बस्ती को प्रशासन ने बुलडोजर के प्रहार से साफ कर दिया। वहीं अवैध रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को नोटिस मिलने के बाद लोग बुलडोजर के खौफ से खुद ही उसे तोड़ते नजर आए। सीएम योगी का साफ संदेश है, प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे इलाकों में भी गरजा। अमेठी में प्रशासन ने भूमाफिया के कब्जे से जमीन को मुक्त कराया। वहां 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया था, जिसमें नायब तहसीलदार और लेखपाल घायल हो गए थे। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां लोनी इलाके में अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर प्रहार कर उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। समग्र जी मीडिया के लिए सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सीधा बात असम सरकार की, हेमंता बिस्वा शर्मा की। अपने बयान की वजह से एक बार फिर हेमंता बिस्वा शर्मा विवादों में हैं, क्योंकि बॉर्डर से लगे धुबरी के मंदिर में गौमांस फेंकने का आरोप लगा तो सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आए और हिंदुओं को एक सुझाव दिया। उस सुझाव पर ही सबसे ज्यादा आपत्ति है, सबसे ज्यादा बवाल। तो सुझाव क्या है, देखिए जरा। असम में गौमांस कांड, हेमंता करेंगे हिसाब बराबर।
धार्मिक कट्टरता की लड़ाई बीफ वर्सेस पोर्क पर आई। तो कहेंगे किसी को अधिकार नहीं है ना मुसलमान को और ना सुअर फेंकने का किसी हिंदू को अधिकार है। देश के वातावरण को अच्छा बनाना, देश को एकता, मंदिरों के सामने गोमांस फेंकने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए मंदिरों के सामने जो लोग गोमांस फेंक रहे हैं उनको सजा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बयान से संग्राम मचा दिया। बकरीद पर धुबरी के हनुमान मंदिर में गौमांस फेंकने के मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि असम के सीएम अब हिसाब बराबर करने पर आमादा है और मंदिर में गौमांस फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए पोर्क फेंकने की सलाह दे रहे हैं। तो रिकमेंडेशन है जे कोनबाई जदि गरुर मांस थৈ आহে आपनालोके गाहरी मांस थৈ बराबर हो যাব। यदि हिंदुए मांस थबई लागे आमी काटि पेला गाहरी मांस थৈ আহিম, आमी गरुर मांस किय थम आपनालोके ककसोन। दरअसल हेमंता कांग्रेस के उन आरोपों पर हमलावर हैं जिसमें असम में मांस वाले विवाद को बीजेपी आरएसएस से जोड़ा गया। কথা যে এইটো হল রাহুল গান্ধীৰ মানসিকতা। যদি আমি কাটি মাংস থব লাগে আমি গাহৰি মাংস থম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম? যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এটা পয়জনাছ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা এইবিলাক কথা। গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাবে যে হিন্দুৱে মাথাটো মছজিদত থব, বডিটো ক'ত থব। पिछले दिनों बकरीद के मौके पर बांग्लादेश से सटे असम के धुबरी जिले में माहौल खराब हुआ। आरोप ये कि धुबरी में कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने मंदिरों के सामने गौमांस फेंका। इस खबर पर पूरे इलाके में तनाव फैला, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। তো এনেকুৱা কাম নহ'ব লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ। আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনবা ওলাবতো গুলি খাব। हेमंता के इस आदेश से असम से यूपी तक मौलाना भड़के। बात एक और विवाद की। कल इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम ऐलान किया। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को 5 से 10 मिनट के लिए योग ब्रेक दिया जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद भड़के और योगी को ब्रेक के बदले योग ब्रेक के बदले नमाज ब्रेक की मांग की। योग का तो घर पे भी हो सकता है। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है। नमाज वर्सेस योग विवाद का नया प्रयोग। योगा डे पर छुट्टी तो जुमे पर क्यों नहीं? योगा डे के ठीक पहले विवाद का नया चैप्टर खुल गया है। एक बार फिर योग की तुलना नमाज से की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है, अगर योगा डे पर ब्रेक दिया जा सकता है तो जुमे की नमाज पर क्यों नहीं? ये सवाल उठाया है यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यालयों में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ये ब्रेक कर्मचारियों को योग के लिए दिया गया है। यूपी सरकार के इसी फैसले से एसटी हसन भड़क गए और नमाज के लिए भी ब्रेक की डिमांड कर दी। ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं, नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। दरअसल एसटी हसन की नाराजगी योगा ब्रेक से नहीं, उन्हें असली तकलीफ यूपी में अवैध मस्जिद मदरसों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने से है। मगर उनका ये दर्द योग ब्रेक के बहाने छलक पड़ा। पहली बार इस किस्म की बातें हो रही हैं कि जो आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। पहली बार मस्जिदों में बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियाँ लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियाँ लग गई।
वजह जो भी हो, मगर हसन साहब ने मुद्दा योग ब्रेक को लेकर बनाया है तो उन्हें इसकी वजह भी बता दें। दरअसल यूपी सरकार ने योग ब्रेक का फैसला आयुष मंत्रालय की सलाह के बाद लिया है, जिसके मुताबिक दफ्तरों में लंबी बैठक और तनाव से दिल दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। 5 से 10 मिनट के योग ब्रेक से दफ्तर के कर्मचारी फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। मगर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने इसमें भी मजहब का एंगल निकाल लिया। एक तरफ ईरान है जिसकी इस्लामिक क्रांति की जड़ें और खामनेई का नेतृत्व मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ इजराइल है जो हर उस खतरे को जड़ से खत्म करने की पॉलिसी पर है जो उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा हो। लेकिन अब इस जंग में एक तीसरा, एक पावरफुल खिलाड़ी पूरी ताकत से मैदान में है और नाम है उसका व्लादिमीर पुतिन। ईरान इजराइल युद्ध पर पुतिन की चर्चा क्यों होनी शुरू हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। खलीफा के साथ पुतिन बदल गया वॉर गेम। पुतिन की दहाड़, खामेनेई को छूने की सोचना भी मत। रूस की एंट्री, क्या आ गई वर्ल्ड वॉर 3 की घड़ी? ईरान की न्यूक्लियर डील, किसके ताबूत पर कील? रूस अब खलीफा के साथ खुलकर खड़ा है और इजराइल को साफ कह दिया गया है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत भारी होगा। ये संदेश लेकर आए हैं खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसी के साथ मिडिल ईस्ट का समीकरण अब पूरी तरह पलट चुका है। यानी अब लड़ाई सिर्फ तेहरान और तेल अवीव के बीच नहीं, बल्कि क्रेमलिन ने भी कार्ड टेबल पर रख दिया है। रूस के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल तेज है। इशारा साफ है, अगर इजराइल ने ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने इशारों ही इशारों में यह कह दिया है कि इजराइल की हरकतें सीमा पार कर रही हैं और अब रूस का धैर्य कभी भी टूट सकता है। दरअसल इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को जीने का हक नहीं है। उनकी इस बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि यही वो लाइन है जो सीधे तौर पर ईरानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ मानी गई। और इसी के बाद आई पुतिन की धमकी, खामेनेई को कुछ हुआ तो रूस देखता रहेगा, ऐसा मत समझना। यूक्रेन में पहले से फंसे पुतिन अब मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट उतर आए हैं। पुतिन अब कूटनीतिक हथियार चला रहे हैं और इससे अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ गई है। और यहीं से उठते हैं कई बड़े सवाल। मसलन, क्या मिडिल ईस्ट अब रूस का नया पावर जोन बनने वाला है? क्या वाकई पुतिन अब मिडिल ईस्ट की जंग के मसीहा बनने को तैयार हैं? या फिर ये सिर्फ अमेरिका को मोर्चे में उलझाने की बड़ी चाल है? जब रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है तो क्या अमेरिका अब इजराइल को पीछे खींचेगा? फिलहाल इस पर व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई साफ स्टैंड नहीं लिया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इजराइल को जल्द ही अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़े। सूत्रों की माने तो रूस ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस से लेकर एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक में मदद देने को तैयार है। रूस ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक पहल का भी प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में स्थिरता के पक्ष में हैं, जरूरत पड़ी तो हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। यानी एक ओर बंदूक की नोक और दूसरी ओर कूटनीति का ऑफर। यह पुतिन का नया पावर प्ले है। सवाल यह भी है कि क्या रूस सिर्फ चेतावनी दे रहा है या फिर अगले स्टेप पर जाने की तैयारी है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अब क्या इजराइल पीछे हटेगा या फिर रूस के विरोध के बावजूद वो आक्रमण जारी रखेगा? क्या अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देगा या उसे भी अब रणनीति बदलनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन इजराइल अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान लगातार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बहुत मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। क्योंकि ईरान की जिस बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, अब वही मिसाइल इजराइल पर काल बनकर बरस रही है। ईरान और अमेरिकी कंपनीज के हेडक्वार्टर पर भी अटैक कर रहा है। लेकिन अब ईरान बैलिस्टिक से आगे बढ़ा, जो कई साल बाद भी इजराइल को लगातार घायल करते रहे। वो हथियार कौन से हैं? ईरान ने आज किन शहरों पर किन हथियारों से अटैक किया है, उसकी लेटेस्ट अपडेट और तस्वीरों में दिखाता हूं। बैलिस्टिक और क्लस्टर इजराइल पर हमला जमकर। इजराइल के शहरों पर अटैक और खतरनाक हुई जंग। लगातार 8वें दिन भी इजराइल ईरान के बीच जंग जारी रही। ईरान न झुकने को तैयार है और न ही इजराइल पर जवाबी कार्रवाई रोक रहा है। जिस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने से इजराइल अमेरिका नाराज है, अब वही बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान इजराइल पर बरसा रहा है। ईरान ने आज फिर बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान के हमले से इजराइल दहल गया।
ईरान ने भी शेरबा शहर को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास जाकर गिरी, जिससे ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई। इससे कई कारों में भी आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। कल भी ईरान ने इसी शहर पर अटैक किया था। अस्पताल में अटैक से अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने अस्पताल पर अटैक को कायरता बताया और कीमत चुकाने की चेतावनी दी। अभी तो सिर्फ ईरान इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बम मार रहा है। अमेरिकन रिपोर्ट्स की माने तो ईरान एटम बम बनाने के भी बहुत करीब है। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो फिर मिडिल ईस्ट में तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान इजराइल पर अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक तो कर रहा है, लेकिन आज ईरान ने इजराइल को तबाह करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। और दोनों देशों के बीच जंग में क्लस्टर बम जैसे हथियार का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक भविष्य की तरफ आगाह कर रहा है। लेकिन जो क्लस्टर बम है, इसका इंपैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और क्यों इसके इस्तेमाल को लेकर के दुनिया में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, उसके पीछे की वजह समझिए। इजराइल के लगभग 8 किलोमीटर के इलाके में फैल चुका है क्लस्टर बम। ना तो गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, ना ये स्वचालित होकर हवा में खुलकर दूर तक फैल जाते हैं। ये जमीन पर आते हैं और जोर से फटते हैं। इस जंग में इजराइल को ईरान की सटीक जानकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत साबित भी हो रही है। लेकिन इसके पीछे सवाल ये कि मोसाद ये सब जानकारी कैसे आसानी से हासिल कर रहा है, क्योंकि अभी खबर ये भी आई थी जो बताया हमने आपको कि ईरान के अंदर से मोसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। पेनिट्रेशन ईरान के पूरे अंदरूनी हिस्से तक मोसाद का है। वहीं की जानकारी वो हेड ऑफिस तक भेजता है, इजराइल की बाकी जगह पर भेजता है। लेकिन कैसे हासिल की जाती है, इसी को लेकर मोसाद की एक महिला जासूस के बड़े खेल का खुलासा हुआ, जिसने ईरान में घुसपैठ की, शिया इस्लाम कबूल किया, देश के बड़े अफसरों के घर तक पहुंच बनाई और ईरान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू। पहले धर्म बदला, फिर ईरान पहुंची, जिसकी पहुंच खामनेई तक थी। वो निकली मोसाद की एजेंट। हसीना के जाल में फंस गया ईरान। ईरान का आज जो हाल है, एक एक कर सभी बड़े अफसर इजराइल के हाथों निशाना बनते जा रहे हैं। वो कैसे हो गया? कैसे मोसाद ईरान के बारे में इतना जान गया था कि उसकी एक एक हरकत की पूरी जानकारी थी? अब इन सब के पीछे एक नाम सामने आ रहा है जो ईरान में हर तरफ फैला है। ये नाम और चेहरा वो है जिस पर मोसाद को ईरान की वो जानकारी देने का आरोप है जो सिर्फ टॉप लीडरशिप तक छिपी थी। और ये और कोई नहीं बल्कि एक महिला है जो कि यहूदी धर्म की थी, लेकिन ईरान में मुस्लिम बनकर रह रही थी। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मेलजोल बढ़ाया और फिर उनके हर ठिकाने की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। दरअसल इस महिला के एक जर्नलिस्ट होने का दावा किया जा रहा है जो कि फ्रांसीसी मूल की थी। उसने पहले एक ईरानी शख्स से निकाह किया, ईरान पहुंची और वहां विदेशी पत्रकार होने के नाते कई टॉप लीडरशिप से मिलती रही और यहीं से शुरू किया उसने मोसाद के लिए अपना सबसे बड़ा खेल। अक्सर कई जगह देखा गया है कि हनी ट्रैप में फंसकर कई बड़े अफसर खुफिया जानकारियां पहुंचाते हैं, लेकिन मोसाद ने यहां अपनी इस फीमेल स्पाई के जरिए जो खेल खेलना शुरू किया वो खामेनेई और उसकी टॉप लीडरशिप ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस खुलासे के मुताबिक ये महिला जासूस 2 साल पहले ईरान पहुंची थी। इसके बाद उसने शिया इस्लाम कबूल किया और देश के बड़े अफसरों तक अपनी पहचान बना ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मोसाद की इस हसीना ने अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया, फिर ईरान की सरकारी एजेंसी के लिए काम करने लगी, फिर धीरे धीरे टॉप लेवल ऑफिसर्स के घर आना जाना शुरू किया और उनका भरोसा जीता, जिसके बाद करीबी रिश्ते बनाकर सारी जानकारी हासिल करना उसने शुरू कर दिया। ईरान में चल रही कई थ्योरीज में तो ये तक कहा गया कि इस एजेंट ने सीक्रेट निकाह तक किए और इस तरह ईरान के लगभग हर बड़े अधिकारी और नेताओं के घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारियां सीधा मोसाद तक पहुंचाती रही। इस महिला एजेंट के पास इतनी सटीक जानकारी हुआ करती थी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक एक अधिकारी के ठिकाना बदलने की पूरी जानकारी मोसाद को होती थी और इसी को आधार बना करके मोसाद हर एक अधिकारी को ठिकाना लगाते चला गया। इजराइल अब तक ईरान के
सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसरों को निशाना बना चुका है, जिसमें मोसाद की जानकारी का ही सबसे बड़ा रोल था। अब इन पूरे हमलों के बाद जब ईरान की खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे और इस कातिल हसीना का पूरा खेल सामने आ गया। दरअसल इजराइल के हमलों के बाद से ही लगातार मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने की कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है और इसमें खुलासे हो रहे हैं कि कैसे कहीं ट्रक ड्राइवर बनकर तो कहीं सीधा ईरानी सेना में घुसकर मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के साथ बहुत बड़ा खेल खेला। और इस खेल का हिस्सा ये महिला जासूस भी थी, लेकिन फर्क इतना था कि इसने अपने हुस्न से ईरान के बड़े अफसर और नेताओं को फंसाया और वो जानकारी हासिल कर ली जो कि अब तक कोई और एजेंट मोसाद को नहीं दे पाया था। और इस तरह से रचा गया ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह, जिसमें अब वो पूरी तरीके से फंस कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।